हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। इसके 3 बुकों का यूज़ करके सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पर एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करना, आपका काम यही है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ये हमारा चैप्टर है ना, इसका मोटिव क्या है, इसका ना अध्याय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं को समझें और जाने। यानी जब स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद हमारे देश ने आर्थिक विकास में क्या क्या प्रगति की, ये सारी चीज़ें। लेकिन किसी देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए, मतलब अगर हमें किसी देश की वर्तमान स्थिति को समझना है, मतलब प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने की संभावना है, तो उसके लिए हमें पास्ट जानना ज़रूरी है, अतीत को जानना ज़रूरी है। इसलिए हम वही चीज़ जानेंगे इस चैप्टर में। पहले भारत कैसा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो जानेंगे। साथ ही साथ उन बातों को भी पहचानेंगे जिन्होंने आगे चलकर भारत की विकास नीति यानी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ को तय करने में महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट रोल निभाई। भारत की आज की अर्थव्यवस्था अचानक नहीं बनी है, मतलब जो आज की इकोनॉमिक है, आज की इकोनॉमी है, वो अचानक नहीं बनी है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी है, लगभग 200 वर्षों, बस 1757 से यानी 1757 से 1947 तक। ये 190 वर्ष हैं, लेकिन लगभग हम 100 लगभग इसको हम लगभग 200 वर्ष भी बोल सकते हैं। यानी लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश रूल के अधीन रहा, ब्रिटिशों के अधीन रहा था। जो अंग्रेज थे उनके अधीन रहा था भारत। अब एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, यानी जब अंग्रेजों का हम पे उपनिवेश बसा हुआ था, उनका औपनिवेशिक शासन था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन है। तो उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा था कि भारत को केवल रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का स्रोत बनाना, कि मतलब सोर्स बनाना भारत को एक तरह का, ताकि जो इंग्लैंड है वहाँ में जो तेज़ी से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहे हैं, बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्ता माल मिल सके। तो भारत को क्या बनाया इन्होंने, सोर्स बनाया, कच्चे माल का स्रोत बनाया। इस शोषणकारी व्यवस्था यानी एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम को समझे बिना हम स्वतंत्र भारत के बाद हुए आर्थिक विकास को सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। मतलब अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अच्छे से मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। अब अगली चीज़ देखते हैं, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। तो आज़ादी के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। पहला पॉइंट हमने, आप कुछ भी एडिंग दे सकते हो अगर आपको चीज़ें समझ आए। ये मैंने अपने से एडिंग दे रखी है, चाहो तो ये भी समझ सकते हो। तो पहले पॉइंट की बात करें तो आज़ादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों का शासन शुरू होने से पहले भारत की अपनी आज़ाद यानी कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। मतलब जो अंग्रेजों का हम पर शासन नहीं था, भारतीयों पर जब शासन नहीं था, उससे पहले भारत की आज़ाद और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। मुख्य काम की बात करें, भले ही ज़्यादातर लोग भोज व्यवस्था यानी कि रोजी रोटी और सरकार की कमाई का मुख्य जरिया क्या होता था, खेती होता था यानी कृषि होता था। फिर भी देश में कई तरह की चीज़ें बनाने यानी कई तरह की चीज़ें बनाने का मतलब होता है विनिर्माण का काम होता था। विश्व भर में नाम की बात करें तो भारत सूती और रेशमी कपड़ों, धातुओं से बनी चीज़ों और कीमती पत्थरों और गहनों की शिल्प कलाओं, मतलब इन चीज़ों की कलाओं के लिए, ये क्योंकि ये चीज़ें हाथों से बनती थी, ये शिल्प कलाएँ थी, इनके लिए सुप्रसिद्ध था, पूरी दुनिया में मशहूर था। भारत में बनी इन चीज़ों की विदेशों के बाज़ारों में बहुत अच्छी पहचान थी, मतलब बहुत प्रतिष्ठा थी इस चीज़ इन भारत की इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इनकी सामग्री अच्छी होती थी, गुड होती थी। कलाकारी जो कारीगरी होती थी वो भी बहुत उन्नत थी, उम्दा थी। अब जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ थी, उनका लक्ष्य क्या था, उनका ध्येय क्या था, यानी उद्देश्य क्या था। तो उनका लक्ष्य था औपनिवेशिक, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन है
औपनिवेशिक शासकों ने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई, मतलब इनने जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई, उनका मकसद क्या था? भारत का विकास करना उनका मकसद नहीं था। असली मकसद क्या था उनका? असल मकसद था, मुख्य मकसद, अपने देश इंग्लैंड के आर्थिक फ़ायदों, यानी जो आर्थिक अधिकार हैं, आर्थिक हितों को बचाना, उन्हें बढ़ाना। बढ़ाना का मतलब होता है संरक्षण, यानी उन्हें सुरक्षित करना, या उनको संवर्धन करना। संवर्धन यानी वृद्धि करना था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण पूर्ण रूप से बदल दिया, मतलब पूरा स्वरूप बदल दिया उसका। भारत अब इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल भेजने वाला देश बन गया, मतलब कच्चा माल प्रदायक बन गया भारत। साथ ही साथ इंग्लैंड से बने तैयार माल, मतलब जो वहाँ से माल बन के आते थे, उसको आयात करने वाला देश बनकर रह गया भारत। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन की बात करें, माप तोल की बात करें, तो मापने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक शासकों, यानी जो अंग्रेजों ने कभी ईमानदारी से, मतलब ईमानदारी तो दिखाते नहीं थे, ईमानदारी से इनने देश की कुल कमाई, जो राष्ट्रीय कमाई होती थी, और हर आदमी की कमाई, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, को मापने, यानी आकलन करने, यानी गणना करने की कोई कोशिश ही नहीं की। निजी स्तर पर प्रयास की बात करें तो कुछ भारतीय और विदेशी लोगों ने अपने स्तर पर यह आंकड़े निकालने की कोशिश की, मतलब इन लोगों ने कोशिश की, कुछ भारतीयों ने और विदेशी लोगों ने अपने स्तर पर, निजी स्तर पर, लेकिन नतीजे में बहुत अंतर आया। मतलब आपस में जो इनके नतीजे आ रहे थे उनमें बहुत विसंगतियाँ आई। क्या बोलते हैं? विसंगतियाँ, जिसे हम अंतर बोलते हैं, आई, परस्पर मतभेद आए। ठीक है। आकलन करने वाले मुख्य लोगों की बात करें तो इनमें नाम आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी राव और आर सी देसाई। ये प्रमुख थे, आकलन करने वाले प्रमुख लोगों के नाम थे ये। सबसे जरूरी अनुमान किसी के माने जाते हैं? औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव के लगाए गए अनुमान सबसे ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं। सभी का एक मत, मतलब सभी एक ही चीज़ पर सहमत हो गए। सभी अध्ययनकर्ता, मतलब जो अध्ययन करता है, ने अनुमानों में यह बात सामान्य रूप से सामने आई, मतलब सभी सभी में ये बातें सामने आई कि जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि है वो 20वीं सदी के पहले पहले हिस्से, मतलब यानी पूर्वार्ध बोलते हैं जिसे, 20वीं सदी के पहले भारत की कुल वार्षिक कमाई की बढ़ने की दर 2% से भी कम रही थी। प्रति व्यक्ति उत्पाद की बात करें और हर आदमी की कमाई बढ़ने की दर तो सिर्फ आधा प्रतिशत ही रह गई। तो देख लो किस प्रकार की स्थिति थी। बंगाल के सूती उद्योग की थोड़ी सी बात करने, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हमारे चैप्टर में तो इसको पढ़ लेते हैं। बंगाल में सूती कपड़े बनाने का काम, तो बंगाल में सूती कपड़ा बनाने का काम कई तरह से बहुत ख़ास था। मूल क्षेत्र की बात करें तो कारखाना इसका मुख्य कारखाना क्षेत्र था बंगाल, खासकर ढाका के आसपास का इलाका। आजकल ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। उत्कृष्ट पहचान की बात करें तो ढाका के बने जो मलमल नामक सूती कपड़े ने पूरी दुनिया में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त कर रखा है। सर्वोत्तम यानी एक्सीलेंट सूती वस्त्र के रूप में ख्याति हासिल की है। मलमल की खासियत की बात करें तो ये बहुत पतला होता है, मुलायम होता है और शाही उपयोग। अगली चीज़ें, कहा जाता है कि विदेशी यात्री इस कपड़े को बेहतरीन मानते थे। क्यों मानते थे? कि वे इसे सिर्फ शाही परिवारों, यानी जो रॉयल फैमिलीज हैं, के इस्तेमाल के योग्य मानते थे। जो विदेशी लोग थे वो इस योग्य मानते थे इन्हें। तो भारत में खासकर बात करें बंगाल में, मलमल जैसे सूती कपड़े बनाने की कारीगरी कितने ऊंचे दर्जे की थी और इसकी मांग पूरी दुनिया के अमीरों और शाही लोगों के बीच थी। अमीर और शाही लोगों के बीच। अगली चीज़ है पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, मतलब ब्रिटिश राज से पहले खेतीबाड़ी की हालत की बात करते हैं हम। तो कुछ इतिहासकार की बात कर ले, हिस्टोरियन की, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जिसके बारे में आपकी हिस्ट्री में भी टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें पढ़ लो बस। बर्नियर के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं है। ये 17वीं शताब्दी में भारत में खेती बाड़ी की उस समय की स्थिति को अपनी
विवरण में लिखता है, विवरण में बताता है अकाउंट में। बंगाल की 2 बार यात्रा की थी इसने, तो वहाँ की खेती के बारे में जो जानकारी दी है वह बताती है कि मतलब इसने जो जानकारी दी है वो बताती है कि बर्नियर की जो जानकारी है उसकी बात कर रहे हैं हम। उत्पादन की अधिकता यानी बंगाल में सूती रेशमी कपड़े, चावल, शक्कर यानी कि चीनी और मक्खन जैसी चीज़ों का इतना ज़्यादा उत्पादन यानी प्रचुर मात्रा में पैदावार होता था कि वहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी ये चीज़ें दूसरे देशों में भेजते यानी निर्यात कर देते। मतलब दूसरे देश में भेज रहे हैं, वो निर्यात कर रहे हैं। मतलब अपनी नीड्स पूरी कर ली, पहले जो उनकी नीड्स थी लोगों की वो पूरी कर ली, उसके बाद भी वो क्या करते थे, दूसरे देशों में भी भेजते थे। उपलब्धता की बात करें, यह क्षेत्र में हर तरह की महत्वपूर्ण वस्तुएं आसानी से उपलब्ध सुलभ थी। मतलब जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे सुलभ वस्तुएं कहते हैं। वो परिवहन की बात करें तो राजमहल बिहार झारखंड में एक जगह से लेकर समुद्र तट तक, जल और स्थल, समुद्र और जमीन दोनों रास्तों से चीज़ों को भेजना, मतलब इस चीज़ की अच्छी व्यवस्था थी। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि इसके अनुसार, बर्नियर के अनुसार, बंगाल में इतने अच्छे उत्पादन और परिवहन की वजह से यह जगह उस समय के यूरोप के कई राज्यों से भी बहुत, मतलब जो यूरोप के राज्य थे ना उनसे भी ज़्यादा समृद्ध थी, रिच थी और खुशहाल थी। अतिरिक्त जानकारी देखें तो इतिहासकारों ने देश की खेतीबाड़ी की ऐसी समृद्ध स्थिति यानी अच्छे हाल के बारे में करीब 200 साल बाद तक के लिखा बताओ। जब ब्रिटिश शासन ने भारत की खुशहाली और चमक को ख़त्म कर दिया और अंग्रेज़ों के आने से पहले क्या हुआ था ना कि भारत की कृषि क्षेत्र खासकर बंगाल कितना अमीर और समृद्ध था। यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अनाज, अन्य चीज़ों का उत्पादन होता था। मतलब जो ज़रूरत होती थी उससे भी ज़्यादा इन चीज़ों का उत्पादन हो जाता था और विदेशों में भी बेचा जाता था। यहाँ से हमारे मेन टॉपिक शुरू हो जाते हैं, वो समझ लो जितना भी था इंट्रोडक्शन था, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण, मतलब किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ। सरल अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका, ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का जानबूझकर बुरी तरह से गलत इस्तेमाल किया, शोषण किया ताकि उन्हें खुद फायदा हो। 3 मुख्य कारकों से किया जाता है, मतलब ये शोषण 3 मुख्य कारकों से किया गया। पहली चीज़ आती है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र का शोषण। तो इसे समझते हैं पहले। अंग्रेजों ने भू राजस्व यानी जमीन से टैक्स वसूलने की एक व्यवस्था, जिसे जमींदारी प्रथा कहा जाता था, लागू करके किसानों का शोषण किया। और जमींदारों के अधिकार की बात करें तो जमींदारों को जमीन का मालिक घोषित किया गया, यानी भूस्वामी घोषित किया गया, है ना। अधिकार मिला कि किसानों से जितना चाहे, मतलब स्वतंत्र थे, जितना चाहे उतना किसानों से वसूल सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। इस तरह से शोषण करते थे और उतना लगान यानी टैक्स वसूल सकते थे। मतलब ये व्यवस्था ऐसी थी, जमींदारी व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक घोषित किया जाता था। उसको सरकार को एक निश्चित राशि देनी होती थी। अगर वो निश्चित राशि नहीं देगा समय पर तो उसको भी उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो जमींदारों को क्या अधिकार था, जमींदार वो जितना चाहे उतना वसूल सकते थे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। किसानों से जितना चाहे उतना वसूल सकते थे। आगे क्या लिखा है, किसानों के पास कुछ नहीं, यानी ज़मीन पर खेती करने वाले किसान, जिन्हें हम काश्तकार भी बोलते हैं, अपनी भोज व्यवस्था यानी रोजी रोटी कमाने के बाद निवेश यानी पैसा लगाने के लिए बहुत कम या कुछ नहीं बचा पाते थे। तो किसानों की इस तरह की हालत थी, वो कुछ बचा नहीं पाते थे। उनके पास बचत यानी सरप्लस कम थी, इसलिए वे खेती को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब उनके पास बचता ही नहीं था ज़्यादा कुछ, तो वो क्या ही करेंगे। ज़मींदारों का स्वार्थ की बात करें तो ज़मींदार भी
उस पैसे को खेती के विकास के लिए नहीं लगाते थे। मतलब जमींदार होते थे वो पैसे को खर्च नहीं करते थे, वो अपने ऐशो आराम की चीज़ों में खर्च करते थे, विलासिता में। मतलब वो लग्जीरियस लाइफ जीने में जमींदार थे, वो सारी चीज़ों को खर्च करते थे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इस व्यवस्था ने किसानों का शोषण किया, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोई निवेश नहीं हो पाया। तो ये आप कृषि क्षेत्र का शोषण आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अगली चीज़ है औद्योगिक क्षेत्र का शोषण। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत हाथ से बनी चीज़ों, मतलब जो भी हाथ से चीज़ें बनती है जिन्हें हम हस्तशिल्प कहते हैं, उसके उद्योगों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। भारत इस चीज़ के लिए भी मशहूर था, देख लो अब। हस्तशिल्प उद्योग अपनी अलग अलग किस्मों और अच्छी क्वालिटी के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते थे, मतलब भारत में। मगर क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थे ना, उन्होंने इन उद्योगों को दो तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ब्रिटिश आते थे, उनने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो पहली चीज़ इसमें आती है कि विदेशों में मांग ख़त्म करना। ब्रिटिश सरकार ने भारत के हस्तशिल्प को बाहर भेजने, यानी जो बाहर जा रहा है भारत का हस्तशिल्प, उसमें निर्यात पर क्या कर दिया उनने, जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया हस्तशिल्प पर। तो इससे विदेशी विदेशी विदेशों में बहुत महंगा हो गया जो भारत का माल था, हस्तशिल्प था। तो फिर क्या हुआ, और विदेशों में इसे कोई नहीं खरीदता था। अगली चीज़ है देश के अंदर यानी घरेलू मांग ख़त्म करना। तो इस तरह से विदेशी मांग को तो ख़त्म कर दिया। अब देश के अंदर की घरेलू मांग को किस तरह से ख़त्म किया, तो भारत के बाज़ारों में, मतलब भारतीय बाज़ारों में ब्रिटेन की चीज़ों को बिना टैक्स, मतलब जो ब्रिटेन से चीज़ आती थी उन्हें बिना टैक्स के, शुल्क मुक्त बोल सकते हो आप, के लाना शुरू कर दिया गया। इससे ब्रिटेन की चीज़ें सस्ती हो गई, मतलब वहाँ की चीज़ें सस्ती होगी, और भारत के जो कारीगरों थे, जो भारत के कारीगरों की चीज़ें थी वो कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि वो अपेक्षाकृत महंगी होती थी। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारत के मशहूर हस्तशिल्प को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो आपको उद्योगों से औद्योगिक क्षेत्र का शोषण भी समझ आ गया होगा। अगली चीज़ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शोषण। तो ब्रिटिश सरकार ने एक भेदभाव वाली, यानी जिसे हम टैरिफ नीति बोलते हैं, टैक्स नीति को, इस टैक्स नीति का इस्तेमाल करके भारत के विदेशी व्यापार का शोषण किया। इस नीति का अर्थ है कच्चा माल बिना टैक्स के बाहर भेजना। पहली चीज़ समझते हैं, कच्चा माल बिना टैक्स के बाहर भेजना। तो ब्रिटेन के उद्योगों की ज़रूरत पूरे करने हेतु भारत के कच्चे माल, जैसे कच्चा माल में क्या क्या आएगा, जैसे कपड़ा, जूट आदि, और को बिना किसी टैक्स के ब्रिटेन भेजना। मतलब जो भारत का कच्चा माल है वो तो बिना टैक्स के वहाँ जा रहा है। तैयार माल बिना टैक्स के देश में लाना। भारत के बाज़ारों में ब्रिटेन में बनी तैयार चीज़ों की बिक्री बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रिटेन ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया, बिना टैक्स के भारत में लिया है। जो तैयार चीज़ें थी वो बिना टैक्स के भारत में लिया है। ये भेदभाव वाली टैरिफ नीति की वजह से ही था। भारत ब्रिटेन से तैयार माल खरीदने वाला एक आयातक बन गया। जो वहाँ का तैयार माल होता था वो भारत खरीदता था। वो कच्चा माल बेचने वाला निर्यातक बन गया। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इस तरह के शोषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था यानी गतिहीन और पिछड़ी रह गई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हमको मान लो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो हमारी स्थिति थी हम उसको जानते हैं। तो हमारी स्थिति है ना, स्टैगनेंट इकोनॉमिक थी। स्टैगनेंट इकोनॉमी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, रुकी हुई थी। क्योंकि इसका अर्थ होता है जिसमें कमाई जो होती है, जो आय होती है, उसमें बहुत कम या बिल्कुल बढ़ोतरी ना हो। 1860 से 1945 तक की बात करें तो एक आदमी की सालाना कमाई सिर्फ 0.5% की दर से बढ़ रही थी। इस ठहराव के कारण क्या हुआ, ज़्यादातर लोग निर्धनता में जी रहे थे, गरीब थे, जीवन स्तर बहुत ख़राब था, भुखमरी चरम पर थी, महामारी बढ़ रही थी। ऐसी समस्या बार बार देखने को मिलती थी। दूसरा पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। इसका अर्थ क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, मतलब हर आदमी की औसत आय क्या होती है, वो बहुत कम होती थी। 1947-48 की बात करें तो 230 रुपये होती थी सिर्फ। ज़्यादातर लोग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरी चीज़ों के बिना बहुत गरीब थे।
देख सकते हो आप, बेरोजगारी बहुत फैली हुई थी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात करें, खेती का पिछड़ापन, तो बहुत बुरी स्थिति थी उसकी भी। 72% काम करने वाले जो लोग होते थे वो कृषि कर रहे थे, खेती में लगे थे। और कुल कमाई यानी जीडीपी में खेती का हिस्सा सिर्फ 50% था। यानी ज़्यादातर लोग लगे थे पर कमाई कम हो रही थी। मतलब लोग बाग जो थे वो ज़्यादातर काम में लगे हुए थे, कमाई कम हो रही थी। उत्पादन बहुत कम होता था, मतलब पैदावार बहुत कम होती थी। जैसे 1 हेक्टेयर ज़मीन में गेहूँ केवल 660 किलोग्राम और चावल 665 किलोग्राम पैदा होता था। देख सकते हो आप देख सकते हो क्या कि गेहूँ है जो वो केवल 660 किलोग्राम और जो चावल है वो 665 किलोग्राम पैदा होता था। तो फसलें सिर्फ पेट भरने के लिए मुश्किल से काफ़ी होती थी। चौथे पॉइंट की बात करें, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो वहाँ भी सारी हालतें आज ज़्यादातर ख़राब ही थी। तो उद्योगों की हालत भी ख़राब थी, जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज जो भी थी उनकी हालतें ख़राब थी। बड़े और जो ज़रूरी उद्योग थे वो बहुत कम थे। जो आधारभूत और जो भारी उद्योग थे वो बहुत कम थे। मशीन का उत्पादन तो ना के बराबर था, लगभग शून्य मान लो। जो कुटीर उद्योग होते थे, छोटे से छोटे उद्योग होते थे, वो ख़त्म हो चुके थे। और जो ज़रूरी मशीनें होती थी सामान बनाने के लिए, भारतीय उद्योग ब्रिटेन ब्रिटेन से आयात खरीदने पर निर्भर थे। मतलब इनके लिए भी हम ब्रिटेन पर निर्भर थे। और भयानक गरीबी की बात करें, यानी रैम्पेंट पॉवर्टी, अनियंत्रित निर्धनता, तो जनसंख्या का बहुत ज़्यादा हिस्सा ना गरीब था। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था सही से। रहने की जगह, पहनने के कपड़े नहीं होते थे। मुख्य कारण क्या था इसका कि बड़ी बेरोजगारी और भारी अशिक्षा। मतलब लोग बाग निरक्षर रहते थे, अनपढ़ रहते थे, उन्हें ज़्यादा शिक्षा नहीं रहती थी। कमज़ोर बुनियादी ढांचा अब अगला पॉइंट है, यानी आधारिक संरचना का कम विकास, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़रूरी सुविधाएं में क्या क्या आ जाता है, जैसे सड़कें, बिजली, यातायात यानी इधर से उधर जाना, संचार का विकास, ये सब बहुत कम हुआ था। साल 1948 में बिजली बनाने की क्षमता 2100 मेगावाट थी। सड़कों और रेल लाइनों की लंबाई ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम थी। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता रहती थी। मतलब अगला पॉइंट है, आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। देश को मशीनें, उत्पादन के उपकरण और रक्षा सामान जैसी चीज़ों के लिए विदेशों को खरीदना, मतलब इस चीज़ के लिए हमें बाहर वाले देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आयात करने पर निर्भर रहना पड़ता था। और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी, जैसे दवाइयाँ, सिलाई मशीनें, मिट्टी के तेल, ये भी हमें बाहर से ही मंगवाने पड़ते थे। 8वां पॉइंट है, सीमित शहरीकरण, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। आज़ादी के समय ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते थे। मतलब अधिकतम लोग गाँवों में रहते थे। 14% लोग शहरों में रहते थे और 86% गाँवों में रहते थे। ये 1948 की बात है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या के पास खेती के अलावा कमाई के मौके कम थे। मतलब अधिकतम लोग खेती में ही लगे हुए थे, कृषि में ही लगे हुए थे, इससे गरीबी बढ़ गई थी, है ना, और भी ज़्यादा बढ़ गई थी गरीबी। आदि सामंती व्यवस्था यानी अर्ध सामंती, मतलब आदि समाजवाद। अर्ध जहाँ पे लग जाए वहाँ पे आधा होता है। मतलब सेमी फेडरल इकोनॉमी, ना तो पूरी तरह से जमींदारी वाली थी, यानी ना तो सामंती थी, और ना ही पूरी तरह से पूंजीवादी थी, यानी बाजार पर आधारित। यह एक मिली जुली अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी। तो ये समझ आया होगा आपको। उत्पादन के पुराने यानी जो सामंती तरीकों के कारण पैदावार कम होती थी। मतलब उत्पादन कम होता था, पैदावार कम होती थी, जिससे पिछड़ापन बना रहा, बैकवर्डनेस बोल सकते हैं। उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब एक तरह की गुलाम थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी ब्रिटिश सरकार का। इसका अर्थ क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल ब्रिटेन की आवश्यकता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मतलब ब्रिटेन के हित के लिए होता था। शोषण, इन बातों से पता चलता है। अब कौन कौन सी बातें हैं वो देख लेते हैं। कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारी टैक्स लगाया, देश के उद्योगों को दबाया, मतलब उद्योगों को दबाया ब्रिटिश सरकार ने, और भारतीय लोग ब्रिटिश चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो गए। अगली चीज़ क्या है, भारत का इस्तेमाल ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई के तौर पर किया गया। मतलब भारत कच्चा माल देता था, कच्चा माल प्रदायक था,
वो प्रयोग करते थे भारत का कच्चे माल के लिए। कच्चे माल के निर्यात पर लगभग कोई टैक्स नहीं लगता था, मतलब शुल्क मुक्त था। इससे भारत की प्राकृतिक साधन खत्म होते गए। भारतीय कारीगर पर अत्याचार किए गए ताकि वे घरेलू उद्योग बंद करें। भारत के हस्तशिल्प को भी ख़त्म कर दिया गया। तो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर है, कृषि क्षेत्र के ऊपर है। तो उसकी हम निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कम उत्पादन और उत्पादकता। उत्पादन की बात करें यानी प्रोडक्शन की, तो कुल पैदावार से होता है, मतलब फसल की कुल मात्रा। और उत्पादकता की बात करें, प्रति हेक्टर पैदावार, मतलब 1 एकड़ ज़मीन से कितनी फसल निकली है। प्रति हेक्टर का मतलब 1 एकड़ ज़मीन से कितनी फसल निकली है। आज़ादी के समय ये दोनों बहुत कम थे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो आप, 1947 में गेहूं की उत्पादकता केवल 660 किग्रा हेक्टेयर थी। अगला पॉइंट है अत्यधिक अनिश्चितता, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कृषि की हालत अनिश्चित थी, कोई निश्चित नहीं थी, अनिश्चित थी, क्योंकि इसके मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भरता थी। मतलब अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी कृषि होगी, और ख़राब वर्षा होगी तो ख़राब वर्षा यानी कम उत्पादन होगा। तो ब्रिटिश शासन ने सिंचाई के लिए कोई खास उपाय नहीं किए थे, प्रयास नहीं किया था कोई भी, जिससे कृषि में स्थिरता यानी निश्चितता तो नहीं आ पाई। निर्वाह खेती की प्रधानता, निर्वाह खेती मतलब जो जीवन यापन के लिए थी, जिससे जीवन व्यतीत करें। तो कृषि मुख्य रूप से पेट भरने का साधन थी, ना कि पैसे कमाने का। मतलब पहले ये सोचते थे पेट भर लो, पैसे वैसे गए भाड़ में, ये बोल सकते हो आप। मतलब कह सकते हैं हम पेट भरने का साधन थी, पैसे कमाने का नहीं। निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है, वह खेती जिसमें किसान सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाता है, मतलब ताकि उसके परिवार के नीड्स पूरी हो जाए। किसान को बाजार में बेचने के लिए बहुत कम या बिल्कुल नहीं बचता था। भूमि के मालिक बना भूमि जोतने वाले किसान, मतलब भूमि के जो मालिक होते थे और जो किसान होते हैं उनके बीच की खाई है अगला पॉइंट। तो ब्रिटिश काल में कृषि की एक बड़ी कमी थी। वो कमी क्या थी वो देखते हैं कि जमींदार के जो जमीन के जो मालिक होते हैं, जो जमींदार होते हैं, और काम करने वाले जो किसान होते थे, मतलब जो उस जमीन पर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ी खाई थी। जो जमींदार थे वो बिना कोई काम किए टैक्स ले लेते थे, पैसा कमाते थे किसानों के थ्रू, क्योंकि ज़मीन उनकी होती थी ना, स्वतंत्र थे वो तो टैक्स लेने के लिए। ज़मीन पर वास्तव में काम करने वाले किसानों को फसल का बहुत कम हिस्सा मिलता था, मतलब जो वास्तव में काम कर रहे हैं उनको बहुत कम हिस्सा मिलता था, जिससे वे मेहनत करने की इच्छा खो चुके थे। किसान लोग थे, मेहनत करने की इच्छा भी खो चुके थे। 5वें पॉइंट की बात करें तो छोटी और बिखरी हुई जोतों, यानी स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। किसानों के पास जो खेत थे वे बहुत छोटे थे और अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। मतलब जो भी खेत थे उन पर वो बहुत छोटे होते थे, अलग अलग जगहों पर बिखरे थे, जिन्हें हम खंडित बोल सकते हैं। तो खेती करना फ़ायदेमंद नहीं होता था, मतलब अनइकोनॉमिक था, कम उत्पादन होता था। ठीक है, तो ये पॉइंट देख सकते हो। अगला पॉइंट है भू राजस्व प्रणाली, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश राज ने ज़मीन से लगान इकट्ठा करने की एक खराब प्रणाली अपनाई, टैक्स लेने की ज़मीन के थ्रू, ज़मींदारी प्रणाली बोलते हैं जिसे। इसकी मुख्य बात क्या थी कि ज़मींदार को ज़मीन का स्वामी घोषित कर दिया गया, मालिक बनाया गया। ज़मींदारों को सरकार को एक निश्चित रकम देनी होती थी। ठीक है, ज़मींदार स्वतंत्र थे, मैंने बताया ना अभी ऊपर, स्वतंत्र थे, जितना चाहे वसूल सकते थे, क्योंकि भूमि उनकी थी, ज़मीन उनकी थी। बुरे असर देख लेते हैं अब इस प्रणाली के। तो किसानों का शोषण, तो ज़मींदारों ने किसानों का बहुत अधिक शोषण किया। बर्बादी की बात करें तो लगान की दरें इतनी बढ़ी थी, इतनी बढ़ गई, किसान बर्बाद हो गए। भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि ना हो वो भूमिहीन। कई किसान ज़मीन छोड़कर मजदूर बन गए। अगली चीज़ है कर्ज और गरीबी। किसानों के पास खेती में सुधार करने के लिए पैसे नहीं थे, मतलब कि सुधार कर सके वो कुछ। ज़मींदार आराम की ज़िंदगी जीते थे, ऐशो आराम की लग्जीरियस लाइफ जीते थे। खेती को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी इनकी, कोई रुचि नहीं थी। इससे किसान हमेशा कर्जदार यानी
परपेचुअल इंडेप्टेडनेस थे बने रहे थे। अगला पॉइंट है कृषि का व्यवसायकरण, यानी जो बाध्य व्यवसायकरण हो रहा था वो देखते हैं, यानी फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका अर्थ क्या होता है, यानी किसानों को पेट भरने वाली फसलों, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं जैसे चावल गेहूँ के बजाय व्यापारिक फसलें जो बाजार में बेची जाती है उगाने के लिए मजबूर किया गया। इसका कारण क्या था, जो ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था, जो उनको कच्चे माल की नीड थी वो भारत से ले लेते थे, ये तो हमने पढ़ा। जैसे कपड़े के लिए कपास, रंगाई के लिए नील यानी इंडिको हो गया। इस मजबूरी ने किसानों की हालत और ख़राब कर दी। अब आगे देख लेते हैं कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारण। अगली चीज़ है तो बहुत गतिहीन थी और गैर क्रियाशील थी कृषि। तो उसके मुख्य कारण क्या थे कि कम उत्पादन होता था और निम्न उत्पादकता होती थी। वही चीज़ें जो ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अनिश्चितता की अधिकता होती थी, बारिश पर निर्भरता रहती थी। निर्वाह खेती का प्रभुत्व होता था, पेट भरने वाली जो खेती होती थी। छोटी और खंडित जोतें, जो छोटे और बिखरे हुए खेत होते थे। और जो भूमि के मालिक जब जमींदार होते थे, जोतने वाले किसानों के बीच बड़ा अंतर था, उनके बीच खाई थी। ब्रिटिश राज में खराब राजस्व प्रणाली जो थी, जमींदारी प्रथा और जबती व्यवसायकरण, ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो पहले की कृषि होती थी उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश राज से पहले भारतीय कृषि की कुछ खासियतें थी। जैसे राज व्यवस्था की बात करें, राज व्यवस्था नहीं राजस्व व्यवस्था, यानी टैक्स प्रणाली, किस तरह से टैक्स लिया जाता था। तो भारत में राजस्व व्यवस्था, टैक्स प्रणाली का आधार गांव थे। जमीन से लगान लेने का काम गांव की संस्थाएं जैसे जमींदार नहीं करती थी। पहले ये सब नहीं होता था। किसान ही जमीन के खुद मालिक हुआ करते थे। खेती मतलब जो कृषि होती थी उसके साथ साथ पशुपालन भी चलता था। पूरे साल काम में लगे रहते थे। सादा जीवन होता था, स्थिर हुआ करता था जीवन। अगले टॉपिक की बात करें तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। इसमें हम हस्तशिल्प के बारे में देखेंगे। जो भारतीय हस्तशिल्प था वो सुप्रसिद्धता प्रतिष्ठा थी उसकी बहुत। जो हाथ से बनाने वाले सामान होते थे, हैंडीक्राफ्ट होते थे, उनको कैसे पतन किया गया, कैसे ख़त्म किया गया, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत कर लेते हैं। तो इसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, वो इसकी भी हालत ख़राब ही थी। व्यवस्थित तरीके से ख़त्म किया गया। दो पहलू थे इसके, एक तो विश्व प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन किया गया, इसको समझेंगे। और आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक यानी नाम मात्र विकास। तो हस्तशिल्प वाला पॉइंट पहले समझते हैं, हस्तशिल्प का पतन। तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण भारत का सदियों पुराना जो हस्तशिल्प उद्योग था, मतलब बहुत पुराना जो चल रहा था हस्तशिल्प उद्योग, अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा, देश की प्रसिद्धता, जो नष्ट हो गया। इसके मुख्य कारण ये थे। कारण देखते हैं अब इसके हस्तशिल्प के पतन के। पहला कारण था भेदभाव, यानी जो टैक्स वाली जो नीति थी, जो टैरिफ नीति थी वो। इसका दोहरा मकसद था, इस नीति का जो था, जो ब्रिटेन ने ऐसी टैक्स नीति अपनाई जिसका दोहरा मकसद था। पहली चीज़ इसमें दे रखी है कच्चे माल का निर्यात। भारत से कच्चा माल जैसे कपास हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रिटेन भेजने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, मतलब शुल्क मुक्त, ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को सस्ता माल मिल सके। अगली चीज़ है तैयार माल का आयात, मतलब जो ब्रिटेन से बनी चीज़ें उनका आयात, मतलब ब्रिटेन में बनी तैयार चीज़ों को भारत लाने पर भी कोई टैक्स नहीं लिया गया, ताकि बाज़ार में उनकी बिक्री बढ़े। भारतीय हस्तशिल्प पर टैक्स, मतलब जो हाथ से बनने वाली चीज़ होती थी उन पर टैक्स लगा दिया गया। इसके विपरीत भारतीय हस्तशिल्प को विदेश भेजने पर भारी टैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगाया गया, जिससे विदेशी बाज़ार में उनकी मांग खत्म होती गई। अब सेकंड पॉइंट समझते हैं हस्तशिल्प के पतन का। तो देशी रियासतों और शासकों का ख़त्म होना, डाउनफॉल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश शासन से पहले क्या होता था ना, जो राजा महाराजा होते थे, जो राजा होते थे, जो नवाब होते थे, वो काम करते थे, तो उन्हें हस्तशिल्प कारीगरों को संरक्षण देते थे। उनको पसंद होती थी जो हाथ से सामान बनते थे, ये कला उनको पसंद होती थी, क्योंकि शासन व्यवस्था में जो भी दरबार है, जो
जो महल है उसमें ज़रूरी जो सामान होता था वो यहाँ से मांगते थे राजा वाजा भी, उन्हीं की डिमांड होती थी। तो क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन से पहले जो रियासतें होती थी, रियासतों के राजा और नवाब हस्तशिल्प कारीगरों को संरक्षण यानी सुरक्षा बोल सकते हो, सहयोग बोल सकते हो, ये देते थे। और जब ये ब्रिटिश शासन खत्म हो गया तो राजा महाराजा खत्म हो गए, मतलब इनका राज व्यवस्था जो थी वो भी खत्म हो गई। तो फिर ये संरक्षण दे देते थे, अब क्या ही बात, किस बात का संरक्षण देंगे। तो संरक्षण बंद हो गया, उद्योग खत्म होने लगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हस्तशिल्प के पतन का। मशीन माल से कंपटीशन नहीं कर पाया था, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था, मुकाबले की बात करें तो जो मशीनों से बनी जो सस्ती चीज़ें होती थी, अच्छी गुणवत्ता की होती थी, है ना, सस्ती भी होती थी जो मशीनों से चीज़ें बनी और गुणवत्ता भी ठीक ठाक होती थी उनकी, प्रीसियस और क्वालिटी की थी, प्रिसीजन और क्वालिटी की थी। भारतीय हस्तशिल्प इनसे कंपटीशन नहीं कर पाया, कारीगरों ने अपना काम बंद करना पड़ा और मांग का एक नया स्वरूप आया, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों ने ब्रिटिश यानी जो ब्रिटिश जीवन शैली को अपनाया, मतलब एक संस्कृति उभर रही, नई संस्कृति, जिसमें क्या हुआ, जो लोग बाग थे वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे थे, पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया था लोग बागों ने। ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों ने ब्रिटिश यानी कि जो पश्चिमी जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं को पसंद करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प की मांग कम हो गई। यह भी एक कारण है हस्तशिल्प के पतन का। तो भारत में रेलवे का आना, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, मतलब जब रेलवे आया तो ब्रिटिश वस्तुओं दूर दराज के बाज़ारों तक पहुंचाना आसान हो गया। ब्रिटिश वस्तुओं को भारत के दूर दराज के बाज़ारों तक पहुंचाना आसान हो गया, ब्रिटिशों के लिए बहुत लाभदायक चीज़ हो गई है। लेकिन क्या हुआ है, इससे भारतीय बाज़ार में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ती गई, बाढ़ आ गई, हस्तशिल्प के पतन की रफ्तार और तेज हो गई। ठीक है, तो अभी हमने क्या चीज़ समझी, इसमें दो चीज़ समझनी है ना हमें। एक तो हस्तशिल्प उद्योग का पतन, ताकि हम ये औद्योगिक क्षेत्र को समझें, और एक है आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक यानी नाम मात्र विकास। तो हमने हस्तशिल्प का पतन अच्छे से समझ लिया, अब अगली चीज़ पर आते हैं। बी जो है आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विकास यानी ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास शुरू तो हुआ, मतलब शुरू तो हुआ, उनका विकास बहुत कमज़ोर रूप से हुआ और निराशाजनक था। इसके पॉइंट देख लेते हैं। सीमित सरकारी भागीदारी यानी लिमिटेड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की भागीदारी बहुत कम थी। शुरुआत की बात करें तो कुछ उद्योग लगे, वे केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगे जो ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री में सहायक थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और संचार। दूसरा पॉइंट देखें, पूंजीगत उद्योगों का अभाव, एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग जो मशीनें और औजार बनाते हैं, जो आगे चलकर और उत्पादन करने में मदद करते हैं। भारत में मशीनें बनाने वाले उद्योगों की बहुत कमी थी। इसी कमी ने भारत के औद्योगिकरण को अधूरा यानी लूप साइडेड छोड़ दिया। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं टिस्को के बारे में। तीसरा पॉइंट, नए उद्योगों की धीमी शुरुआत यानी निजी क्षेत्र के कुछ प्रयास हुए, इसको देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी जिसको हम टिस्को बोलते हैं, 1907 में स्थापना हुई। कुछ चीनी, सीमेंट और कागज़ भी मिले भी, जो कागज़ की मील होती थी वो भी मिली, वो भी लगाई गई। लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद विकास की गति धीमी रही। अगला पॉइंट है चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र में सीमित भूमिका, लिमिटेड रोल की बात करें तो सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल रेलवे, बिजली उत्पादन, संचार और बंदरगाहों तक ही सीमित थी यानी लिमिटेड थी। बड़े और ज़रूरी उद्योग लगाने में सरकार की कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो उद्योगों का सुनियोजित
विनाश यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हस्तशिल्प का पतन हो गया। आधुनिक उद्योगों का सीमित विस्तार हुआ। इसको समझते हैं थोड़ा सा। केवल रेलवे और सहायक क्षेत्रों तक ही विकास सीमित रहा। पूंजीगत उद्योगों की कमी के कारण देश मशीनरी के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहा। मशीनों के लिए भी ब्रिटेन पर निर्भर रहा है, हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब पुरानी अर्थव्यवस्था हस्तशिल्प नष्ट हो रही थी, तब नई अर्थव्यवस्था आधुनिक उद्योग का विकास इतना धीमा था कि यह देश के पिछड़ेपन और गरीबी को ही दिखाता था। अगले टॉपिक की बात करते हैं, विदेशी व्यापार की, फॉरेन ट्रेड की। तो ये भी ब्रिटिश अधिकारों पर ही टिकी हुई थी जो ये चीज़ थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की विदेशी व्यापार की स्थिति पूरी तरह से ही ब्रिटिश हितों पर टिकी हुई थी। मतलब ब्रिटिशों के लिए टिकी हुई थी, उनके अधिकारों के लिए टिकी हुई थी। पहला पॉइंट देखते हैं, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक और तैयार वस्तुओं का शुद्ध आयातक। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भेदभाव वाली जो नीति होती थी उसके कारण क्या हुआ, जो ब्रिटिश शासन की भेदभाव वाली नीतियों के कारण भारत का व्यापारिक ढांचा पूरी तरह से बदल गया। निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की, तो जो कच्चा माल होता था भारत कच्चे माल यानी प्राइमरी गुड्स, जैसे कच्चा रेशम, कपास, ऊन, नील यानी इंडिगो आदि का शुद्ध निर्यातक बन गया। मतलब ये प्रदान करने वाला निर्यातक बन गया, यानी हम ज़्यादा कच्चा माल बाहर बेचते थे। आयात की बात करें, इंपोर्ट की, तो भारत तैयार वस्तुओं, फिनिश गुड्स जैसे सूती, रेशमी, ऊनी कपड़े और पूंजीगत वस्तुओं, मशीनें का शुद्ध आयातक बन गया। मतलब पूंजीगत वस्तुओं की भी थोड़ी बहुत वो थी ना कमी सी, उनका आयातक बन गया है। यानी हम ज़्यादा तैयार माल बाहर से मंगवाते थे। इसका अर्थ क्या है, जो भारत ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल का स्रोत, तो भारत एक तरह का सोर्स बन गया था और तैयार माल का बाजार बन गया था। कि जो ब्रिटिश का जो माल होता था उसके लिए भारत बाजार बन गया था। अगले पॉइंट की बात करें, तो विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश का एकाधिकार यानी सिर्फ ब्रिटिश का कंट्रोल था, मोनोपोली कंट्रोल। तो विदेशी व्यापार के बड़े हिस्से पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। आधे से ज़्यादा जो भारत का आयात और निर्यात होता था ब्रिटेन के साथ ही लिमिटेड था। सुएज नहर का खुलने की बात करें तो 1869 में इस नहर के खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच की लागत और समय कम हो गया, जिससे ब्रिटिश वस्तुओं का भारतीय बाजारों में आना और भी आसान हो गया। लागत कम थी और समय कम लगता था। व्यापार का अधिशेष, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों के लाभ के लिए, मतलब जो फायदा होता था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लाभ के लिए होता था। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का व्यापारी शेष यानी ट्रेड बैलेंस हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव रहता था, सरप्लस रहा। जिसका मतलब है कि भारत से आयात से ज़्यादा निर्यात किया। मतलब जितना भारत ने आयात नहीं किया ना, उससे ज़्यादा उसने निर्यात कर दिया। इसका कारण की बात करें तो यह अधिशेष इसलिए था क्योंकि भारत से कच्चे माल का बहुत ज़्यादा निर्यात होता था। शोषण की बात करें, यह अधिशेष भारत के लिए कोई फ़ायदा नहीं लाया। आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें तो हम अधिशेष तैयार वस्तुओं का नहीं बल्कि कच्चे माल का था, जो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन को दिखाता है। फ़ायदे का उपयोग की बात करें, इस व्यापार अधिशेष का उपयोग भारत के विकास के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका उपयोग केवल दो कामों के लिए किया गया। अब दो काम देखते हैं। ए, भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चे पूरे करने के लिए। बी की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लड़े गए युद्ध और युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए। इन दो कामों के लिए ही किया गया। तो इसका हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, हल क्या निकलता है, ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। इन खर्चों के लिए, इन खर्चों के कारण भारत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला गया, निष्कासन हुआ। इसी को हम ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ कहते हैं। धन की निकासी के कारण ही भारत में निर्धनता बढ़ी, गरीबी बढ़ी, पिछड़ापन बढ़ गया।
अगले टॉपिक की बात करें तो जनांकीय यानी जनसांख्यिकीय रूपरेखा की बात करें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इसकी हालत भी बहुत ख़राब थी ब्रिटिश शासन के समय, पिछड़ी हुई थी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाती थी। इसके पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ऊंचे थे। जन्म दर की बात करें तो 48 प्रति हज़ार, मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार। इसका अर्थ क्या होता था, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे लेकिन ज़्यादा मर भी रहे थे। व्यापक गरीबी और खराब स्वास्थ्य की स्थिति को दिखाता है। शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों की बात करनी है अब हमें। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ऊंची थी, ये भी 218 प्रति हज़ार लगभग थी, यानी आज यह 34 प्रति हज़ार है। इसका अर्थ क्या है, साल में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब जो कम उम्र के बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उनकी मृत्यु ज़्यादा होती थी। खराब स्वास्थ्य सेवा और अत्यधिक गरीबी को दिखाता है। जीवन प्रत्याशा मतलब कब तक की प्रत्याशा की जा सकती है, एक्सपेक्ट कब तक की जाती है, वो देखते हैं। बहुत कम थी उस वक्त की याद करें तो 32 वर्ष माना जाता था। और आज की बात करें, आज तो 68 वर्ष तक जी जाते हैं लोग बाग। जीने वाले पता नहीं कब तक जीत जाते हैं, जीने वाले तो बहुत लंबे समय तक जी जाते हैं आज की बात करें तो। इसका अर्थ क्या निकलता है, तो लोगों का औसत जीवन काल बहुत छोटा होता था। इस कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी होती थी। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर पढ़ना लिखना जानने वाले लोग केवल 16% थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, उन लोगों की बात करें। और महिलाओं की बात करें उनमें से तो वो भी कम थी, उनकी दर भी कम थी, केवल 7%। यह दर समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव और पिछड़ापन दिखाती है। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो जनांकीय संक्रमण का वर्ष, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को जनांकीय यानी जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है। और इससे पहले 1921 से पहले जनसंख्या में वृद्धि अनियमित रहती थी, यानी कभी बढ़ती कभी घटती। और 1921 के बाद जनसंख्या में लगातार और तेज वृद्धि शुरू हुई, जो आज़ादी के बाद जनसंख्या विस्फोट का कारण बनी। स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका अर्थ क्या है कि जो देश की कार्यरत जनसंख्या, जो कामकाजी जनसंख्या थी, वो किस क्षेत्र यानी खेती, उद्योग या सेवा किस क्षेत्र में लगी हुई थी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा पिछड़ेपन को दर्शाता है। पहला पॉइंट देखें इसका तो कृषि व्यवसाय का मुख्य सोर्स क्या था। सबसे बड़ी निर्भरता की बात करें तो 72.7% कामकाजी जनसंख्या खेती यानी कृषि प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई थी। इसका अर्थ क्या है, ज़्यादातर लोग गरीबी का जीवन जी रहे थे। खेती में उत्पादकता बहुत कम थी, पैदावार बहुत कम थी, उत्पादकता। दूसरे पॉइंट की बात करें, उद्योग व्यवसाय का महत्वहीन स्रोत, कम भागीदारी की बात करते हैं इसमें। उद्योग यानी जो द्वितीय क्षेत्र में केवल 10.1% जनसंख्या लगी हुई थी। इसका कारण की बात करें, उद्योगों के पिछड़ेपन और रोजगार के अवसरों की कमी को दर्शाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, सेवा क्षेत्र का सीमित विस्तार, लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, यातायात, संचार और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्र में लगभग 17.2% जनसंख्या लगी थी। विकास में असंतुलन, प्राथमिक क्षेत्र में भारी भीड़ और द्वितीयक उद्योग तथा तृतीयक सेवा क्षेत्रों में कम भागीदारी यह दिखाती है कि अर्थव्यवस्था का विकास असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड था। आठवें की बात करें, अब आठवां टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम
तो इसका अर्थ है वे सुविधाएं जो किसी देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं, जैसे परिवहन की सुविधाएं, संचार, बिजली, बैंक, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। आज़ादी के समय इसका विकास है ना बहुत अत्यधिक निम्न था, आधारिक संरचना का विकास। तो इसका शोषण होता था, वो देखते हैं एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिश शासन ने जो भी बुनियादी ढांचा विकसित किया उसका मुख्य उद्देश्य भारत का विकास नहीं था, बल्कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की सेवा करना था। मतलब जो भी चीज़ें विकसित हुई थी, जिसका भी बुनियादी ढांचा विकसित किया, ब्रिटिश शासन ने जो भी बुनियादी ढांचा विकसित किया उसका मुख्य कारण क्या था कि भारत का विकास उसका कारण नहीं था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की सेवा करना था। रेलवे का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक। एक तरफ है सकारात्मक, एक तरफ है नकारात्मक। तो सकारात्मक की बात करें तो रेलवे ने भारतीय बाजार के आकार को बढ़ाया, तो बाजार का विस्तार हुआ, खेती का व्यवसायीकरण हुआ। यानी किसानों ने अपनी फसलें दूर के बाजारों में बेचने में मदद मिली किसानों को। संस्कृति को बढ़ावा मिला। संस्कृति को बढ़ावे की बात करें तो लोगों के बीच दूरियां कम हुई और सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा आपस में। अकाल में मदद। अकाल के समय एक जगह से दूसरी जगह भोजन पहुंचाना आसान हो गया। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो शोषण में योगदान। रेलवे का मुख्य ध्येय यानी मुख्य कारण था कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना और ब्रिटेन के तैयार माल को देश के कोने कोने में बेचना था। घरेलू बाजार का विनाश की बात करें तो ब्रिटिश उत्पादों को, मतलब जो ब्रिटिश प्रोडक्ट होते थे उनको भारतीय बाजारों में बेचकर देशी उद्योग को नुकसान पहुंचाया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, आधारिक संरचना का शोषण, और उसका एग्जाम्पल भी देख लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, अन्य संरचनात्मक विकास। बंदरगाहों की बात करें, पोर्ट की, बंदरगाहों का विकास मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश वस्तुओं के आयात। जो कच्चा माल है वो निर्यात और ब्रिटिश जो वस्तु है, जो उत्पाद है, उनका आयात सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था। सड़कें की बात करें, रोड्स की, सड़कों का विकास कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए, मतलब यहाँ से बंदरगाहों तक जो कच्चा माल जाएगा उसके लिए किया गया। गांवों के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने पर ध्यान नहीं दिया गया। बिजली और संचार की बात करें तो बिजली उत्पादन और संचार की बात करें जिसमें डाक आ जाता है और तार की सुविधाएं बहुत कम थी। समापन देख लेते हैं अब हम। तो जब ब्रिटिश शासन के दौरान आधारिक संरचना जो भी विकास हुआ, आधारिक संरचना का जो भी विकास हुआ, वो ब्रिटिश के जो भी अधिकार होते थे उनकी पूर्ति के लिए, उनकी सप्लाई के लिए, जो ब्रिटिश हित थे उनकी पूर्ति के लिए किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के लिए किया गया। इस कारण जो आधारिक ढांचा था, स्वतंत्रता के समय भारत का आधारिक ढांचा बहुत कमज़ोर था। अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन का कोई सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। हालांकि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत का शोषण करना था, लेकिन अनजाने में, जब अपेक्षा नहीं की जाओ, जब आकस्मिक चीज़ हो, अनजाने में हुए सकारात्मक बदलाव भी हुए। गौण परिणाम बोलते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी थे जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट है किसानों का व्यापारिक दृष्टिकोण। बदलाव की बात करें तो किसानों को ज़बरदस्ती व्यापारिक फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया, मोटिवेट किया गया। प्रभाव की बात करें, इस मजबूरी के कारण किसानों ने धीरे धीरे खेती को सिर्फ पेट भरने का साधन बनाने के बजाय व्यापारिक मान लिया, यानी बाजार में बेचने और मुनाफा कमाने के नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। ये आधुनिक कृषि के लिए ज़रूरी है, जो ये सोच है। रोजगार के नए अवसर की बात करें तो विकास की बात करें, रेलवे, सड़कों और संचार के साधनों का विकास हो गया, विस्तार हुआ। प्रभाव की बात करें, इन सुविधाओं को बढ़ाने से लोगों को आर्थिक और सामाजिक, उन लोगों को फिर अवसर मिलने लग गए, आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर मिले लोगों को, जैसे रेलवे में नौकरी। अकाल पर नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल ऑफ फैमिलीज। सुविधा की बात करते हैं, रेलवे और संचार यानी कम्युनिकेशन के साधनों के विकास से सरकार के लिए अकाल यानी सूखे से प्रभावित
इलाकों में जल्द से जल्द खाना, मतलब जो सूखे इलाके होते थे वहाँ पे जल्द से जल्द खाना और राहत पहुँचाना आसान हो गया। प्रभाव की बात करें, अकाल से होने वाली जो मौतें थी उनको नियंत्रित करने में मदद मिली। चौथा पॉइंट है विनिमय, वो मुद्रा प्रणाली का विकास यानी मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बदलाव की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसे मतलब चीज़ वस्तु के बदले वस्तु होती थी, उसकी जगह पैसे से लेन देन यानी मौद्रिक प्रणाली ने ले लिया। प्रभाव की बात करें, दूर के बाज़ारों में व्यापार करने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सुविधाजनक बना दिया। इससे क्या होता था, लोग थे दूर दूर के बाज़ारों में व्यापार करने लग गए, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सुविधाजनक बना दिया इस प्रणाली ने। कुशल प्रशासनिक यानी कुशल प्रशासनिक प्रणाली, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विरासत की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक मजबूत और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा दिया। प्रभाव की बात करें, आज़ादी के समय यह ढांचा भारत सरकार के लिए देश को चलाने और योजनाएं यानी प्लानिंग बनाने के लिए एक तैयार मार्गदर्शन यानी रेडी रेफरेंस का काम किया। तो इसी के साथ आप देख सकते हो, ये समरी के तौर पर ये टेबल दे रखा है, इसको देख लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो वो मिलती रहे। लाइक करना चाहो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के संग शेयर करो, जिनको जानते हो, जिनकी मदद करना चाहते हो। हर किसी की सपोर्ट करो, हर किसी को शेयर करो ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।